एक वक्त था जब भारत का तेजस अपने कुछ सबसे ज़रूरी सिस्टम के लिए अमेरिका, इजराइल, रशिया और ब्रिटेन पर डिपेंड करता था। लेकिन अभी वही तेजस धीरे धीरे फॉरेन कंपोनेंट से आज़ाद होने लगा है। अब सिर्फ तेजस ही नहीं, ब्रह्मोस का सीकर भी अब भारत में बनने वाला है, जबकि Su-30 MKI को अंगद नाम की एक इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिलने जा रहा है। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट भारत को जेन्युइनली डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बना सकेंगे? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से है। जब तेजस को पहली बार इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना स्टार्ट किया गया था, तब इसको भारत का इंडिजिनस फाइटर तो कहा जा रहा था, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के कई ऐसे कंपोनेंट थे जिसके लिए भारत को फॉरेन सप्लायर पर डिपेंड करना पड़ता था। इसमें अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक F404 सीरीज के इंजन, रशियन ओरिजिन 23 mm स्टैंडर्ड की कैनन, इजरायली ओरिजिन रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर और ब्रिटिश ओरिजिन रेड डोमर इजेक्शन सेट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी धीरे धीरे तेजस के फॉरेन कंपोनेंट्स को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें सबसे रीसेंट डेवलपमेंट तेजस मार्क 1 के इंडिजिनस रेड डोम को लेकर सामने आई है। DRDO की तरफ से अभी तेजस मार्क 1 के लिए एक एडवांस कंपोजिट रेड डोम सेक्शन को डेवलप कर लिया है, जो कि स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है और अभी ये सिस्टम फाइनल फ्लाइट ट्रायल स्टेज में पहुंच चुका है। इसमें क्वार्ट्ज फाइबर कंपोजिट स्ट्रक्चर और स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि रडार सिग्नल को पास करने के साथ साथ एयरक्राफ्ट को रेन इरोजन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग जैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट से भी सुरक्षा मिल सकेगा। अगर अभी इसकी फाइनल ट्रायल सफलता के साथ पूरा हो जाता है तो इसका प्रोडक्शन इंडियन इंडस्ट्री की मदद से स्टार्ट किया जा सकता है। इसी के साथ ही उत्तम एसा रडार के इंडिजिनस सप्लाई चेन को भी अभी मेजर बूस्ट मिलने वाला है। HAL ने अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट को 2205 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, जिसके अंदर कंपनी अभी 122 एक्टिव एंटीना अरे यूनिट और 121 इंटरफेस फ्रेम्स को सप्लाई करने वाली है। यानी तेजस के रडार इकोसिस्टम में इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री की योगदान अभी धीरे धीरे बढ़ने जा रहा है। लेकिन तेजस की सबसे बड़ी फॉरेन डिपेंडेंसी अभी भी इंजन रहने वाली है, जिसको फिलहाल के लिए हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कावेरी 2.0 को डेवलप करने की बात सामने आई थी, जो कि एस्टिमेट के मुताबिक करीब 90 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो ये फ्यूचर में तेजस की जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसके लिए अभी मिनिमम 10 से 15 साल का समय लगने वाला है। कुल मिलाकर तेजस को इंडिजिनस बनाने का काम एक सिंगल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है, जिसमें रेड डोम, उत्तम एसा रडार, इंडिजिनस जैमर और फ्यूचर इंजन्स के थ्रू भारत धीरे धीरे तेजस को एक जेन्युइनली सेल्फ रिलायंट फाइटर इकोसिस्टम में कन्वर्ट करने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि शायद आने वाले 10 से 15 साल में हम लोग करने में सक्षम हो जाएंगे। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK अपग्रेड प्रोग्राम और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद बेस्ड अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट को अभी Su-30 MKI के लिए डेवलप किए जा रहे इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया गया, जिसे डिफेंस सर्कल में अभी अंगद के नाम से आइडेंटिफाई किया जाने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अस्त्र माइक्रोवेव का रोल सिर्फ किसी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट को सप्लाई करने तक लिमिटेड नहीं रहने वाली है। इस कंपनी को अभी सिस्टम लेवल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। यानी अंगद एक कंप्लीट एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक एमिशन को डिटेक्ट, इंटरसेप्ट, आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के साथ साथ उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर प्रोवाइड करने की क्षमता होने वाली है। यह अपग्रेड Su-30 MKI के लिए इसलिए भी जरूरी होने वाला है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अभी भी इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट का बैकबोन है, लेकिन मॉडर्न बैटलफील्ड में सिर्फ पावरफुल रडार और लॉन्ग रेंज मिसाइल होने से काफी नहीं होने वाला है। दुश्मन के लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स अटैक्स, नेटवर्क सेंसर्स और एडवांस मिसाइल सीकर को काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्ट को एक हाईली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि उनको मॉडर्न बैटल में सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है।
Su-30 MKI के अपकमिंग अपग्रेड में इंडोजेनस AESA रडार, नए मिशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अगर अंगद इस सिस्टम के साथ साथ प्रॉपरली काम करता है तो Su-30 MKI को सिर्फ बेहतर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर ही नहीं बल्कि बैटल फील्ड में बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस भी मिलने वाला है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट यानी स्वदेशी सीकर सिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड को ब्रह्मोस के लिए बनाए गए इंडोजेनस सीकर सिस्टम का ऑर्डर इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। कंपनी के CMD S रंगराजन के मुताबिक ये सीकर सिस्टम लगभग तैयार हो चुका है और अभी इसकी क्वालिफिकेशन, अप्रूवल और फ्लाइट ट्रायल के प्रोसेस चल रहे हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सीकर मिसाइल का वो हिस्सा होता है जो टारगेट को ढूंढने और उसको ट्रैक करने में मदद करता है। मिसाइल की प्रोपल्सन सिस्टम उसको स्पीड और रेंज देता है, लेकिन टारगेट के पास पहुंचने के बाद मिसाइल को सही टारगेट के ऊपर गाइड करने में सीकर बहुत बड़ा रोल को प्ले करता है। ये एक तरीके से मिसाइल का आंख होता है जो कि उसको सही टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसीलिए ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड मिसाइल के लिए इंडोजेनस सीकर बनाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि होने वाली है। अभी तक हम इसके लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करते आ रहे थे। डाटा पैटर्न पहले से ही रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एवियोनिक्स और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैसे कई सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। ब्रह्मोस के सीकर प्रोग्राम के जरिए ये कंपनी अभी मिसाइल के एक और बेहद अहम और हाई वैल्यू सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाली है। लेकिन सीकर को क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होने वाला है, या फिर इसको ब्रह्मोस में इंटीग्रेट करने से पहले काफ़ी सारे टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरने की जरूरत पड़ने वाली है। जमीन पर टेस्टिंग करने के बाद एक्चुअल फ्लाइट ट्रायल में सीकर को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन, वाइब्रेशन, टेम्परेचर में बदलाव और तेजी के साथ बदलती फ्लाइट कंडीशन के बीच भी टारगेट को सही तरह से ढूंढने और ट्रैक करने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होता है तो मिसाइल टारगेट को हिट नहीं करने वाला है। कंपनी के मुताबिक इस क्वालिफिकेशन प्रक्रिया में उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन अभी बची हुई मंजूरियां और बाकी फ्लाइट ट्रायल आगे बढ़ रहे हैं। सबसे खास बात यह कि क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की आखिरी चरण तक पहुँचते ही उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना भी काफ़ी तेज हो चुका है। यानी अब ब्रह्मोस में जल्दी ही स्वदेशी सीकर का इस्तेमाल होना शुरू होने वाला है, जो कि इसकी यूनिट कॉस्ट को भी थोड़ा बहुत रिड्यूस करने में हमको मदद करने वाला है। अगला अपडेट भारत के नए इंडोजेनस सर्विलेंस ड्रोन की तरफ से है। हैदराबाद बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी रेडन सिस्टम ने अपना पहला सर्विलेंस ड्रोन के टेथर्ड और अनटेथर्ड दोनों फ्लाइट ट्रायल को सफलता के साथ कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रायल 15 जुलाई 2026 को सिकंदराबाद के वाइशन ट्रेनिंग एरिया में कंडक्ट किया गया था, जहां ड्रोन को दिन और रात दोनों समय में अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया गया था। सबसे खास बात यह कि पहरा को 2 अलग तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। टेथर्ड मोड में ये ड्रोन एक केबल के जरिए ग्राउंड स्टेशन से पावर को लेता रहता है और इस कन्फिगरेशन में ड्रोन को लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लगातार 8 घंटे के आसपास हवा में रहकर ऑपरेट किया जा सकता है। यानी एक बार इसको लॉन्च करने के बाद बैटरी बदलने के लिए बार बार इसको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस तरह के सिस्टम बॉर्डर सर्वेलेंस, मिलिट्री बेस और जरूरी इंस्टॉलेशन की लगातार निगरानी करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं। इसमें ड्रोन एक तरह से हवा में मौजूद ऑब्जर्वेशन टावर की तरह काम कर सकता है, जो लंबे समय तक रहकर एरिया पर नजर रख सकता है। लेकिन इस पहरा ड्रोन की एक और खास बात सिर्फ टेथर्ड ऑपरेशन नहीं होने वाला है। इसमें अनटेथर्ड नाइट फ्लाइट के दौरान भी ड्रोन ने 500 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट करते हुए लगभग 5 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज और लगभग 60 मिनट की फ्लाइट एंड्योरेंस को डिस्प्ले किया था। इस मोड में ड्रोन केबल से आजाद होकर किसी दूसरे एरिया में जाकर रिकॉनेंस वगैरह कर सकता है। रात के समय ड्रोन को ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रात में नेविगेशन, फ्लाइट स्टेबिलिटी और सर्वेलेंस पेलोड को कम रोशनी में भी रिलायबल तरीके से काम करना पड़ता है। इसलिए नाइट ट्रायल का सफल होना पहरा के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। कुल मिलाकर पहरा ड्रोन का टेथर्ड और अनटेथर्ड दोनों कन्फिगरेशन में ट्रायल पूरा करना इसकी सबसे बड़ी खास बात रही है। एक तरफ ये 8 घंटे तक लगातार सर्वेलेंस कर सकता है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर 5 किलोमीटर के आसपास ये जाकर रिकॉनेंस वगैरह कर सकता है। अगर आगे चलकर इसके सभी ट्रायल सफल हो जाते हैं तो ऐसे इंडिजिनस ड्रोन भारत की बॉर्डर या फिर मिलिट्री सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को काफी मजबूत कर सकते हैं। अगला अपडेट साउथ एशिया के न्यूक्लियर डिटरेंस और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक टेंशन की तरफ से है। एक पॉडकास्ट अपीयरेंस के दौरान चाइनीज बॉर्न कैनेडियन कमेंटेटर प्रोफेसर जियांग स्वेन ने एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन पास किया है। उस पॉडकास्ट के दौरान जब उनको ये बात पूछा गया था कि आने वाले समय में
कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की शुरुआत कर सकता है, तो उन्होंने सीधे सीधे साउथ एशिया को सबसे सेंसिटिव रीजन बताते हुए और पाकिस्तान की तरफ इशारा किया था। जियांग के एनालिसिस का मेन बेस भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी के बीच एक बड़ा अंतर बताया गया था। उनके मुताबिक भारत ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यानी NFU पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि भारत न्यूक्लियर वेपन को पहले इस्तेमाल नहीं करने वाला है। यानी जब तक कोई भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन को फायर नहीं करेगा तब तक भारत अपनी न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी NFU पॉलिसी फॉलो नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान में एक तरीके से अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को परंपरागत रूप से भारत की पारंपरिक मिलिट्री सुप्योरिटी को बैलेंस करने का एक तरीके के रूप में देखा जाता है। जियांग का कहना है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी बड़े स्तर की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल को लेकर सीरियस थ्रेट महसूस होने लगता है, तो न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क काफी बढ़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर के रूप में हाईलाइट किया था। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये प्रोफेसर जियांग का एनालिसिस और उनकी प्रेडिक्शन है, कोई कंफर्म्ड इंटेलिजेंस असेसमेंट नहीं है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल सिस्टम की एक्चुअल इंटरनल कंडीशन के बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक लिमिटेड है, इसलिए किसी भी प्रेडिक्शन को फैक्ट के रूप में देखा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर सच है और वो ये कि न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने का जो थ्रेशोल्ड है वो पाकिस्तान के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी कम है, क्योंकि उनकी पॉलिसी वैसी है कि अगर हम कन्वेंशनल जंग में हार जाएंगे या हारने लगेंगे तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने लगेंगे। और आज की डेट में भी जितने भी न्यूक्लियर पावर देश मौजूद है उन सभी में पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी सबसे वीकर पॉलिसी में से एक माना जा सकता है। इसके बारे में आप सबका क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।